मित्रों नमो नमः। आप सभी का जीके एजुकेशन वैली में हार्दिक स्वागत है। देखिए, जो आपको पीडीएफ भेजी गई थी उसमें जो आपके विकल्पी क्वेश्चन थे वो पूरा का पूरा मटेरियल आपका 6 नंबर का है। याद रखिए, पीडीएफ यदि आप पढ़ते हैं तो आपके 6 नंबर कन्फर्म हो जाते हैं, क्योंकि इसमें वो सारे प्रश्न जो आपके पिछले सत्र में आए हुए हैं अथवा आ सकते हैं। याद रखिए, परीक्षा अध्ययन का ही होता मटेरियल, पर मेरे पढ़ाने में और आपके पढ़ने में रात दिन का डिफरेंस होगा। अतः आप इग्नोर ना करिएगा और जैसा कहते जाएं वैसा करते जाइएगा। आज इसका सोल्यूशन करा रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या आपका, देखिए पहला प्रश्न है आपका कि रैखिक आवेश घनत्व का मात्रा क्या होता है। तो रैखिक आवेश घनत्व का सबसे पहला सूत्र क्या होता है, तो लेमडा बराबर क्यू अपान एल होता है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि पृष्ठीय घनत्व का सूत्र क्या होता है, तो सिग्मा बराबर क्यू अपान ए होता है। और यदि आपसे पूछा जाएगा आयतन पृष्ठीय घनत्व का सूत्र क्या होता है, तो आपका होता है रो बराबर क्यू अपान वी हो जाता है। लेकिन इसमें मात्रा पूछा है किसका, रेखीय आवेश घनत्व का, तो लेमडा बराबर क्यू अपान एल सूत्र होता है। तो अतः इसका मात्रा क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। बी नंबर नहीं, डी नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए, ये इन्फॉर्मेशन सारी देते जाएंगे हम, इसमें इमारत रेखीय प्रश्न होगा पर डिटेल काफ़ी अच्छी होगी। अब देखिए, दूसरा प्रश्न कि धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले देखा था तो किसने देखा था, तो ओरेस्टेड ने देखा था। यदि आपको प्रयोग याद हो, हमने ओरेस्टेड का प्रयोग भी लिखाया था। ठीक है, अब देखिए आगे देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, चुंबकीय फ्लक्स एसआई का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि चुंबकीय फ्लक्स कैसी राशि है। तो चुंबकीय फ्लक्स आपकी अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय फ्लक्स की बीमा पूछी जाए तो आपको बीमा निकाल लेना है। बीमा आपको निकाल लेना है, किसकी सहायता से निकालना है, तो फाई बराबर बी इंटू ए के सूत्र से आपको निकाल लेना है, क्योंकि बीमा मैंने कभी नहीं रटी है और ना ही मुझे याद है। देखिए, अगला प्रश्न क्या है, मोटर वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए उपयोग करते हैं, कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं, तो आपको बता दें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, इसका रीजन होता है क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का बिंब छोटा बनता है, ये बड़े से एरिया को छोटे में कन्वर्ट करता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। अगर देखिए अंगर नंबर की बात करें हम, तो फोटान की ऊर्जा ई संवेग पी में संबंध क्या होता है। देखिए, सबको पता है कि फोटान की ऊर्जा का सूत्र होता है ई बराबर एच न्यू होता है। क्या होता है, एच न्यू होता है। अगर न्यू का सूत्र लगाया जाएगा सी अपान लेमडा हो जाता है ना। और यदि लेमडा का सूत्र लगाएं, लेमडा का डी ब्रोंगली तरंग दैर्ध्य के सूत्र से सूत्र लगाएं तो एच अपान पी हो जाता है। तो यानी इसका डेरिवेशन बन जाता है, बगल में साइड में साल भी है, अगर आप देख पाएँ थोड़ा सा छोटा सा साल में, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सी हो जाएगा। यानी ई बराबर पी इंटू सी होता है, ई बराबर पी इंटू आपका सी हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, किसी नाभिक में विकिरणित अल्फा कणों का मार्ग होता है, तो कैसा होता है, तो आपको बता दें इसका मार्ग होता है अति परवलयाकार होता है। कैसा होता है, अति परवलयाकार होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अल्फा कणों का आवेश कितना होता है, तो अल्फा कणों का आवेश जो होता है 3.2 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम होता है। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि अल्फा कण का जो आवेश है प्रोटॉन की अपेक्षा कैसा होता है, तो आपको बता दें ये दोगुना होता है। अल्फा कण का जो आवेश होता है प्रोटॉन की अपेक्षा कितना होता है, तो दोगुना होता है। अगर अगर आपसे कहा जाए कि अल्फा कण का द्रव्यमान हाइड्रोजन की अपेक्षा कितना होता है, तो 4 गुना होता है। ये सारी बातें आपको मिल गई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो आपको बता दें, यदि आपको नहीं पता है तो आप Q बराबर एन इंटू ई यानी आवेश की क्वांटीकरण के सूत्र से आप निकाल सकते हैं, यदि निकालना चाहें। और यदि नहीं निकालना चाहें तो इसका ऑप्शन नंबर आपका दूसरा नंबर सही हो जाएगा। यानी एक कूलाम आवेश में 6.25 गुणे 10 के घाते 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ख नंबर कह रहा है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होना चाहिए। तो जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध होता है 0। कितना होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो आपका 0 होता है। अब देखिए, ग नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आपका ग नंबर प्रश्न कह रहा है कि आगे देख लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ख नंबर में आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आपका अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है, ना कि शून्य। शून्य नहीं होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आपका कितना होता है, अनंत होता है। इस बात को याद रखिएगा थोड़ा सा ख नंबर में। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, ग नंबर, कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता, प्रश्न कह रहा है
अब अगर आपको स्वप्रेरिकत्व का सूत्र याद हो तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे, पर आपने देखा होगा कि स्वप्रेरिकत्व निकालने में धारा कट जाती है, तो यहीं पे आपका आंसर आपको मिल जाता है। यानी कुंडली में प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करती, यानी कुंडली का जो स्वप्रेरिकत्व होता है वो आपका कुंडली में प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा, ग नंबर का बी नंबर सही हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाएगा कि स्वप्रेरिकत्व का मात्रक क्या होता है, तो आपका हेनरी होता है। अगर स्वप्रेरिकत्व कैसी राशि है, तो ये आपकी अदिश राशि होती है। इसका मात्रक आपको बताया थी, बीमा आपको निकाल लेनी है। किस सूत्र की सहायता से निकालेंगे आप, तो आपको यदि आपको याद हो, ई बराबर -L/dI/dt, इस सूत्र की सहायता से भी निकाला जा सकता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, घ नंबर, लेंस की फोकस दूरी न्यूनतम होती है, तो आपको बता दें बैगनी रंग के लिए सबसे कम होती है और लाल रंग के लिए सबसे ज़्यादा होती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि लेंस की फोकस दूरी न्यूनतम होती है तो बैगनी रंग के लिए, अगर पूछा जाए कि लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है तो लाल रंग के लिए। इन दोनों बातों को आप याद रखेंगे। और यदि आपसे कहा जाए कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, तो आपको बता दें जब बराबर r/2 होता है, यानी फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2 होता है। अब देखिए अगला नंबर कह रहा है द्रव्य तरंगों के संवेग का सूत्र क्या होता है। द्रव्य तरंगों के संवेग का सूत्र क्या होता है, तो आपको द्विमुगली तरंग दैर्ध्य का डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए। इसका सूत्र क्या होता है, तो लेमडा बराबर h/p होता है। तो आप p को इधर ले आइए, लेमडा को p की जगह ले जाइए, तो p बराबर क्या हो जाएगा, h/लेमडा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न ऐसा भी आता है, प्रश्न ऐसे भी आए हैं, आप सीधे ना याद कर लिख के जाइएगा कि लेमडा बराबर h/p ही होता, तो आपको ना मिल पाए तो आप छोड़ के चले आए। तो याद रखिए p बराबर h/लेमडा भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अब बोर कक्षाओं में त्रिज्याओं का अनुपात कितना होता है, आपको याद हो यदि, तो हमने बताया था कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की जो त्रिज्या होती है, दूसरी कक्षा की त्रिज्या जो होती है प्रथम कक्षा की अपेक्षा क्या होती है, 4 गुना होती है, और तीसरी कक्षा की त्रिज्या प्रथम की अपेक्षा 9 गुनी होती है। तो यानी 1:4:9 जहाँ पे होगा वही सही हो जाएगा, यानी 4 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक माइक्रोधारिता के गोली चालक की त्रिज्या कितनी होती है। देखिए ये आपका गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका आंसर गलत है। यहाँ पे हल करने पे आता है 9 किलोमीटर, पर इसमें किसी में भी 9 किलोमीटर का आंसर नहीं दिया है। अतः आपका पहला ऑप्शन जो है 90 किलोमीटर जो दिया है उसमें शून्य को काट दीजिएगा, ये त्रुटिपूर्ण है। यदि इसका सोल्यूशन देखना चाहें तो 1 मिनट का इंतजार की हम कर रहे हैं तुरंत। तो देखिए ये आपका सोल्यूशन होता है। यदि आपको याद है कि गोली चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर 4πε0 × r होता है। अब देखिए इस प्रश्न में धारिता की वैल्यू दी है कि C बराबर 1 माइक्रोफैरेड, और 1 माइक्रोफैरेड बराबर कितना होता है, 10⁻⁻6 फैरेड, तो यानी 1 × 10⁻⁻6 फैरेड हो जाएगा। अब जिसकी वैल्यू जो सूत्र होता है C की जगह रख दीजिए, तो 1 × 10⁻⁻6 और 4πε0 की वैल्यू यदि आपको याद हो तो 1/9 × 10⁻9 होती है, और गुणे आर हो जाएगा। अब आर की वैल्यू निकालने के लिए जो नीचे होता है उस पक्ष में जाएगा तो गुणे में चला जाएगा, तो यानी आर बराबर 1 × 10⁻⁻6 गुणे 9 × 10⁻9। अब देखिए आधार समान होने पर घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं, लेकिन घात में एक माइनस लगा तो 9 में 6 घटाएंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा, तो यानी ये 9 × 10⁻3 आ गया। अब आपको याद हो यदि कि 9000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 9 किलोमीटर। सीधी सी बात है, आप क्योंकि आपका आंसर दिया है किलोमीटर में, इसलिए आपका यहाँ पे हो जाएगा आर बराबर 9 किलोमीटर। अतः आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, आंसर में इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। यदि आप सुधार करें तो पहले ऑप्शन में यदि आप बना लेते हैं तो ही आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो आगे अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, खा नंबर, कि यल लंबाई की एक पतली दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्णियम, इसे एक अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ा जाता है, नया चुंबकीय आघूर्ण होगा, तो आपको याद रखना इसे मात्र रट्टा मार लेना आपको। यदि ये समझाए कि कैसे आएगा तो आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो यानी इसका ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही हो जाएगा, 2m/π होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि रूट ऑफ LC का मात्रक क्या होता है, तो रूट ऑफ LC का मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है, सेकंड होता है। रूट ऑफ LC का मात्रक आपका सेकंड होता है। यहाँ पे यल क्या है, यल आपका स्वपेरकत्व होता है, सी क्या है आपका धारिता होती है। और आगे देख लेते हैं, अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब होता है, तो क्या ये आपने कक्षा 10 में पढ़ा हुआ अवतल दर्पण को, तो जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु की अपेक्षा कैसा होता है, आकार में बड़ा बनता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कैसा सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, वस्तु से बड़ा होता है।
और किस कंडीशन में बनता है आभासी प्रतिबिंब। तो यदि आपको याद हो कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच रखी जाती है तो दर्पण की ही तरफ आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, दर्पण की तरफ ही आपका आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। वस्तु का पीछा बड़ा होता है, वस्तु का पीछा सीधा होता है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। अगला प्रश्न कह रहा है अंगा नंबर प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी। तो आपको बता दें प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी हर्ट्ज ने। हर्ट्ज ने। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में E बराबर mc² का सूत्र किसने दिया था, तो आपको बता देना आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। कब दिया था? 1905 में दिया था। और इसने कब अध्ययन किया था प्रकाश विद्युत प्रभाव का? तो आपको बता दें 1887 में किया था। और 1905 में E बराबर mc² की वैल्यू दी थी। परमाणु होता है तो आपको जानकारी दे दें, परमाणु आपका अनावेशित होता है। कैसा होता है? अनावेशित होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। और देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वैद्युत धारिता का SI मात्रक क्या होता है। तो आपको सबको पता है कि वैद्युत धारिता का SI मात्रक होता है फैरेड। अब अगर आपसे पूछा जाए कि वैद्युत धारिता को खोजा किसने था, तो फैरेड ने। इस फैरेड को ही फैराडे कहा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पे फैरेड को ही फैराडे कहा जाता है। तो यानी वैद्युत धारिता की यदि खोजकर्ता का नाम पूछे तो आपको फैरेड ही लगाना है। अब यदि आपसे बात की जाए कि धारिता के फैरेड के अलावा इसका मात्रक और क्या हो सकता है, तो यदि आपको सूत्र याद हो कि धारिता बराबर सी बराबर क्यू अपान वी होता है। धारिता बराबर आवेश बटे विभवांतर, यानी सी बराबर क्यू अपान वी, तो इसका मात्रक बन जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, इसके अलावा ये भी एक मात्रक होता है। इसकी बीमा क्या होती है, ये आपको सी बराबर क्यू अपान वी के सूत्र से निकाल लेना है। स्पर्शजा नियम होता है तो आपको बता दें बी बराबर एच टेन थीटा होता है। बी बराबर एच टेन थीटा होता है। ये आपका स्पर्शजा का नियम। और दोनों क्या होते हैं? चुंबकीय क्षेत्रीय होते हैं। बी भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, एच भी चुंबकीय क्षेत्र होता है। और आगे क्या है देखो, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है। तो एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है वो शून्य होता है। चाहे धारा का पूछे और चाहे विभवांतर का पूछे, दोनों की वैल्यू क्या होती है? शून्य होती है। इसका हमने डेरिवेशन भी कराया था। यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 नंबर सही हो जाएगा। और घ का क्या कह रहा है, तरंग समीकरण, तरंग सदिश की समीकरण क्या होती है। तो के बराबर 2 पाई/λ होता है। यदि आपको याद हो तो मैंने एक डेरिवेशन कराया था आपको, सी बराबर E/B, सी बराबर E/B। ये सूत्र हमने डेरिवेशन कराया था कि यानी प्रकाश की चाल जो होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बटे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। और इसे कक्षा पाठ 8वीं में कराया था विद्युत चुंबकीय तरंगों में। तो याद रखिए तरंग सदिश की समीकरण जो होती है के बराबर 2 पाई/λ होती है। यानी ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा। अंगर नंबर क्या कह रहा है, एक फुटान की तरंग दैर्ध्य इतनी है तो इसका संवेग होगा। तो आपको बता दें इसमें जो ऑप्शन है, इसका जो ऑप्शन है पहला नंबर वैसे सही है, लेकिन जो 10⁻⁻27 किलोग्राम इंटू मीटर सेकेंड होता है ये गलत है यहाँ पे। पता है क्यों? यदि आपको फोटान की ऊर्जा का सूत्र पता है तो इस सूत्र की सहायता से ई बराबर एफ अपान क्यू होता है। ई बराबर, माफ कीजिएगा, ई बराबर एच न्यू होता है। ई बराबर एच न्यू होता है। न्यू का सूत्र क्या होता है? सी अपान लेमडा होता है। तो सी की भी वैल्यू पता है आपको, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ और एच की भी वैल्यू पता है। और बटे में क्या है? लेमडा। लेमडा की वैल्यू आपको आपके सम्मुख दी हुई है 5000 एंगस्ट्रॉम। इन वैल्यू को आपको सूत्र में रख देना है और हल कर लेना है। ठीक है, और ना हल करें तो कमेंट करिएगा तो हम बताएंगे कैसे क्या करना है, उसका भी सोल्यूशन देंगे हम। यदि आप नहीं हल कर पाएँ तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, हम आपको ज़रूर सोल्यूशन देंगे। और अगला प्रश्न क्या देखिए, 6 नियतांक का SI मात्रक क्या होता है। अगर आपको याद हो जो लास्ट मोमेंट की क्लास हुई थी उसमें हमने बताया था कि 6 नियतांक यानी लेमडा क्या मात्रक क्या होता है, बैकुरल होता है। या इसके अलावा क्या होता है, विघटन बटे सेकंड होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका दूसरा नंबर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या देखिए, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 × 10⁻18, यानी ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, एक बिंदु आवेश पर अन्य 3 बिंदु आवेशों द्वारा लगाए गए बल क्रमशः F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर है। बिंदु आवेश कुल बल अनुभव करेगा। तो आपने यदि पहले पार्ट में पढ़ा हो अध्यारोपण का सिद्धांत, उसमें क्या कहता है कि प्रत्येक बल का योग हो जाता है। अध्यारोपण के सिद्धांत में एक परिणामी बल होता है और वो परिणामी बल समस्त बलों के योग के बराबर होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा, यानी तीसरा नंबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। रैखिक आवेश का घनत्व, रैखिक आवेश का घनत्व का मात्रक क्या होता है। वही पहला प्रश्न है, इस सीरीज का पहला प्रश्न ही दोबारा आ गया। तो कूलाम प्रति मीटर होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा। और चौथा क्या कह रहा है देखिए, चौथा प्रश्न आपका कह रहा है दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू तथा माइनस क्यू को पहले वायु में और फिर
के परावर्तनांक वाले माध्यम में रखा जाता है। दोनों परिस्थितियों में आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात। तो यदि आपको सूत्र याद हो कूलाम बल का, तो एक बार बिना परावैद्युतांक रखे और दूसरी बार परावैद्युतांक रख के आपको हल कर लेना है, अनुपात लगा देंगे तो के अनुपात 1 आपका आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 नंबर सी हो जाएगा। यदि ना समझ में आया आपको, यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ये सारे प्रश्न हम सॉल्व करके भी आपको करा देंगे, ठीक है। दूसरा वीडियो भी बना देंगे ऐसे प्रश्नों का। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। तो बिंदु आवेश के कारण यदि आपको सूत्र याद है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है, E बराबर यह 1/4πε0 Q/r² होता है। लेकिन हमें संबंध किसमें निकालना, दूरी में, तो E अनुपात 1/r² हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका 5वें का दूसरा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा। अब छठवां का नंबर क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में रखे विद्युत द्विध्रुव पी वेक्टर पर लगने वाले बल आघूर्ण होता है। विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में रखे विद्युत द्विध्रुव पी वेक्टर पर लगने वाला बल आघूर्ण होता है। तो आपको याद होना चाहिए इसका सदिश रूप पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। यानी ऑप्शन नंबर आपका दूसरा नंबर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आपसे ये भी पूछ सकता है कि वैद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सदिश रूप क्या होता है। तो आपका यही होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। इस सूत्र को जरूर याद रखिएगा आप, ठीक है। आगे देखिए वैसे सूत्र क्या होता है, आपको टाउ बराबर क्या सूत्र होता है, टाउ बराबर पीई साइन थीटा होता है। टाउ बराबर पी साइन थीटा, इसका डेरिवेशन भी कराए थे। 7वां नंबर क्या, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पी वेक्टर की स्थितिज ऊर्जा होगी। तो आपको याद होना चाहिए स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, माइनस पीई कॉस थीटा। यानी ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा, माइनस पीई कॉस थीटा। यदि यहीं पे ये पूछ लेता कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव प्रकार किए गए कार्य का व्यंजक क्या होता है, तो आपका पीई कोष्टक 1 माइनस कॉस थीटा हो जाता है। इसका सूत्र कराए ही है आपको, ठीक है। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सातवें का तीसरा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि स्थितिज ऊर्जा पूछे तो माइनस का पीई कॉस थीटा, और यदि किया गया कार्य पूछे तो पीई कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा हो जाता है। आगे देख लेते हैं। मेरे एक एक शब्द को गौर से सुनिएगा आप। अगर आप शब्दों को सुनते हैं तो आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब देखिए वायु का परावैद्युतांक कितना होता है, तो आपको सबको पता है कि वायु का परावैद्युतांक 1 होता है। धातु का कितना होता है, धातु की अनंत होती है। और जल का कितना होता है, लगभग 81 के आसपास होता है। ये तीनों में से एक फंस जाया करता है। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक आवेशित चालक खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र। अब देखिए क्या कह रहा है, एक आवेशित चालक खोखले गोले के अंदर कह रहा है, तो शून्य होता है, सभी बिंदुओं पर शून्य हो जाता है, बस हो गया। यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। अगर यहीं पे विभव पूछता, यहीं पे आपका यदि विभव पूछता तो विभव कैसा हो जाता आपका, तो विभव समान हो जाता हर जगह, है ना। आगे देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक घन के अंदर Q आवेश रखा है, तो घन के एक पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स की मात्रा होगी। तो अब देखिए घन कह रहा है, याद रखिएगा घन में कितने फलक होते हैं, ये आपको ज्ञान होना चाहिए। तो घन में 6 फलक होते हैं, घन में 6 फलक होते हैं। तो जिसमें 6 आपको नजर आ रहा है वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी 10वें का तीसरा नंबर आपका सही हो जाएगा, Q/6ε0। यानी आपका तीसरा नंबर सही हो जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। 11वां नंबर कह रहा है एक आवेशित समतल चादर जिसका पृष्ठघन सिग्मा है के निकट r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या हो जाता है। समतल चादर याद रखिएगा, समतल चादर के लिए क्या होता है सूत्र आपका, तो सिग्मा अपान 2ε0 हो जाता है। क्या हो जाता है, सिग्मा अपान 2ε0 हो जाता है। और यदि यहीं पे कहता कि परावैद्युत परत के कारण अथवा कुचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या हो जाता है, तो सिग्मा अपान ε0 के हो जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, 1 नंबर सही हो जाएगा आपका। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, r दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों प्लस Q और माइनस Q के बीच यह बल है। यदि आवेश Q स्थिर हो, यदि एक आवेश स्थिर हो वह दूसरा उसके चारों ओर r त्रिज्या के वृत्त में एक चक्कर काटे, तो कार्य क्या हो जाएगा। तो वैसे कार्य का सूत्र आपको सबको पता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। कार्य बराबर बल गुणे आपका विस्थापन होता है, बशर्ते अब आपको याद हो यदि विस्थापन किसे कहते हैं, विस्थापन होता है दो बिंदुओं के बीच की दिशा सहित न्यूनतम दूरी। और याद रखिए वृत्त में क्या होता है, जब कोई बिंदु जहाँ से प्रारंभ करता है उसी बिंदु पे आ जाता है तो विस्थापन आपका शून्य हो जाता है।
तो अब यदि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है और विस्थापन यानी शून्य, शून्य का गुणा F से करेंगे तो शून्य हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? चौथा नंबर यानी शून्य। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वैद्युत द्विध्रुव अघूर का मात्रक क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव अघूर यानी पी का मात्रक। सबसे पहले तो इसका सूत्र ही बता दीजिए आप। तो P बराबर होता है 2QL। अब इसका क्या पूछ रहा है? मात्रक पूछ रहा है, तो कूलाम इंटू मीटर, जहाँ आपको दिख रहा है वही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बी नंबर आपका सही हो जाएगा। एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है, एक प्रोटॉन में कितना आवेश होता है? 1.6 गुणे 10 के घात माइनस का 19 कूलाम, यानी ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। और यदि यहीं पे ये पूछ रहा था कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो द्रव्यमान आपको याद होना चाहिए कि 1.6725 गुणे 10 के घाते माइनस 27 किलोग्राम होता है। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर का सी नंबर सही हो जाएगा, यानी तीसरा नंबर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? विद्युत विभव का मात्रक वैसे तो वोल्ट होता है, पर इसमें वोल्ट दिया नहीं है। तो अगर आपको सूत्र याद हो V बराबर W/Q, तो W का मात्रक जूल, Q का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम जहाँ पे दिया हुआ ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका एक नंबर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है? निरक्षीय स्थिति में शून्य हो जाता है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का जो सूत्र होता है वो शून्य होता है। अच्छी स्थिति में क्या होता है? तो 1/4πε0 और क्या होता है? P/r² होता है क्या? P/r² हो जाता है। और आगे यदि किसी में पूछ लिया जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पूछ लेता, तो आप ये सारे सूत्र आपको याद ही होंगे कि अगर अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे आपसे तो 1/4πε0 2P/r³ होता है। और अगर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पूछे तो 1/4πε0 और क्या होता है? P/r³ हो जाता है ना। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या देखिए, अगला तीसरा प्रश्न कह रहा है दो बिंदु आवेश Q एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हैं, इनके ठीक मध्य बिंदु पर विद्युत विभव होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, आवेश रखे हैं Q एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हैं, इनके ठीक मध्य बिंदु पर विभव क्या होगा? यदि आप सॉल्व करना चाहें तो आप इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं कि दोनों की डिस्टेंस आपकी ए हो जाएगी, ए हो जाएगी, क्योंकि ए से ओ तक की दूरी ए हो जाएगी, ओ से बी तक की दूरी भी ए हो जाएगी। अब इसके बाद दोनों कंडीशन में आपको विभव निकाल लेना है, फिर टोटल विभव निकाल देना है। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें आपका तीसरे का बी नंबर आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरे का बी नंबर आपका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव जिसका आघूर्ण पी वेक्टर है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में स्थायी सम स्थिति में है, यदि इसे थीटा कोण में घुमा दिया जाए तो इस स्थिति निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा, ये प्रश्न एक बार आ चुका है, विद्युत स्थिति ऊर्जा पूछ रहा है, ध्यान रखिए। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसमें? चौथा नंबर, यानी -PE cos थीटा आपका आंसर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पाँचवें नंबर कि दो अविच्छिन्न वस्तुओं को एक चालक तार से जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि उनके विभव समान हो। सीधी सी बात है, यदि वोल्टेज उनका समान है तो कहाँ धारा बहेगी? यानी ऑप्शन नंबर आपका तीसरा नंबर सही हो जाएगा। और आगे क्या कह रहे हैं? विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत धारिता का, धारा का नहीं, विद्युत धारिता का SI मात्रक होता है फैरेड। और फैरेड के अलावा क्या होता है? तो Q/V होता है, यानी कूलाम प्रति वोल्ट हो जाता है। और आगे प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है वाय विद्युत क्षेत्र वेक्टर तथा उसमें रखे ध्रुवीय परावैद्युत के ध्रुवण पी वेक्टर में सही संबंध है। तो आपको बता दें इसका पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पी वेक्टर बराबर XC/0 इंटू ई वेक्टर। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आठवां नंबर, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, तो किस पे नहीं करती? तो अब पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए समांतर प्लेट संधारित्र का, तो क्या होता है? C बराबर A/0/D होता है, A/0/D होता है। तो किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो आवेश नहीं है इसमें, तो यानी आवेश पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी आठवें का नंबर चौथा नंबर सही हो जाएगा। आठवें का ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सी धारिता के संधारित्र को Q आवेश देने पर इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? वैसे ऊर्जा का सूत्र होता है C बराबर क्या होता है? U बराबर 1/2CV², ये सूत्र होता है। अब इसे तोड़ मरोड़ के यदि रखा जाए, आपकी कॉपी में मैंने तीनों सूत्र लिखाए थे, तो इस तीनों में से कोई भी आपको नजर आ रहा है वही आपका सही हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा, 1/2Q² C। मैंने उस समय बताया था कि तीनों में से कोई भी एक पूछा जा सकता है।
अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है, दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा। दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ना, मैंने एक ट्रिक बताई थी कि यदि कोई भी श्रेणी क्रम में दिया हो, कुछ भी दिया हो श्रेणी क्रम में, तो आपको याद रखना या तो आवेश समान होगा या तो धारा समान होगी। और मैंने कहा था यदि समांतर क्रम की चर्चा की जाएगी तो समांतर क्रम में या तो विभव समान होगा या तो और जो जैसे विद्युत वाहक बल दे देता तो वो समान हो जाता है। तो याद रखिएगा। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका, यानी आवेश आपका समान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। 10वें का कौन सा 1 नंबर सही हो जाएगा। 11वां नंबर प्रश्न कह रहा है, एक गोली चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है। तो एक गोली चालक की धारिता का सूत्र होता है C बराबर 4πε0 इंटू R होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। जो ना आए उसका आंसर ध्यान से सुनकर उसे किसी जगह कॉपी में बढ़िया जो विशेष नोट बनाए आप 1500 की श्रृंखला में, उसे तो याद करना ही करना है। ये सारे प्रश्न आपको उसी से मिल जाएंगे, तो वहाँ पे कहीं पे नोट करते जाइएगा। जहाँ पे जैसे 1500 की श्रृंखला बनाए आपको मिल जाए तो वहाँ पे टिक भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि 12वां प्रश्न कह रहा है कि 1 माइक्रोफैरड धारिता की गोली चालक की, देखिए फिर से आ गया वही चीज़, यही प्रश्न जो आपको सॉल्व करके अभी दिखाए ना थोड़ी देर पहले हम, वही प्रश्न है इसमें। तो इसमें ऑप्शन आपका सही दिया है दूसरा नंबर, यानी 9 किलोमीटर दिया है ना जी, तो 9 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। उसमें सॉल्व करके भी हमने पीछे दिखा दिए हैं। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए किसी चालक में प्रवाहित धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर धारा और अनुगमन वेग का जो संबंध होता है यदि वो आपको याद है तो आप आसानी से बता ले जाएंगे। आई बराबर क्या होता है, NE/AVD होता है ना सूत्र, NE/AVD सूत्र होता है। तो इसकी सहायता से क्या सूत्र बन जाएगा, I अनुक्रमानुपाती VD, यानी धारा अनुगमन वेग के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि धारा घनत्व कैसी राशि है। तो धारा घनत्व आपकी सदिश राशि है। कैसी राशि है, धारा घनत्व आपकी सदिश राशि। इसका सूत्र क्या होता है, तो धारा घनत्व को J से डिनोट करते हैं और J बराबर होता है I/A होता है, J बराबर I/A होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, जहाँ पे दिया हो देख लीजिए। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर आपका B नंबर सही हो जाएगा। अति चालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है। तो अति चालक पदार्थ की चालकता आपकी अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। अति चालक पदार्थ की चालकता अनंत होती है। अब आपको बताना है कि कुचालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है और सुचालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है। कमेंट में जरूर करिएगा आप, और नहीं पता तो भी बताइएगा, हम खुद बता देंगे। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, तो पदार्थ पे निर्भर करेगा, सीधी सी बात है। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पे निर्भर करेगा, पदार्थ पर। विशिष्ट प्रतिरोध को किससे डिनोट किया जाता है, तो रो से डिनोट किया जाता है। रो आप संकेत जानते हैं ना किसका। अब अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि रो आपका किसका विकृत रूप होता है, बिगड़ा हुआ रूप होता है, तो आपका पी का बिगड़ा हुआ रूप होता है। और इसका मात्रा क्या होता है, किसका, विशिष्ट प्रतिरोध का। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर होता है। अगर आपसे ये कहा जाए कि विशिष्ट प्रतिरोध का दूसरा नाम क्या होता है, तो दूसरा नाम होता है प्रतिरोधकता। ये सारी बातें मैंने आपको उस नोट्स में कराया है और आपको प्रश्न सारे देखने को मिल रहे होंगे नोट्स से। अब देखिए आगे प्रश्न क्या कह रहा है, किसी चालक तार का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी 6वें का ऑप्शन नंबर आपका कैसा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका B नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि ये हो जाए चालक हो गया, एक जो अर्धचालक होता है, यदि अर्धचालक पदार्थ का ताप बढ़ाया जाता है तो किसकी भांति व्यवहार करने लगता है, तो कुछ चालक पदार्थ की भांति व्यवहार करने लगता है। ये जो प्रश्न बताए हम अभी, ये बहुत बार पूछा गया है कि यदि किसी अर्धचालक पदार्थ का ताप बढ़ाया जाता है तो वह किस भांति कार्य करने लगता है, तो आपका वो कुछ चालक की भांति व्यवहार करने लगता है। अगला प्रश्न क्या है, अनोमी प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है, जो अनोमी पदार्थ होता है जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यदि आपको याद हो तो आपको दूसरा यानी ऑप्शन नंबर आपका B नंबर घटता है। अनओमी प्रतिरोध का ताप बढ़ाने पर क्या होगा, प्रतिरोध घट जाएगा और ओमी का बढ़ जाता है। जो उनके नियम का पालन करते हैं चालक, उनका बढ़ जाता है, और जो पालन नहीं करते हैं उनका प्रतिरोध घट जाता है। किसी चालक में विद्युत प्रवाह होता है तो किसके द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। यदि यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन ना होता तो आवेश प्रवाह दिया होता, आवेश प्रवाह न होता तो धारा प्रवाह दिया होता। इन दोनों में से कुछ भी आपको दे सकता है, यानी इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा नंबर सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ओमी प्रतिरोध है, इनमें से कौन सा ओमी प्रतिरोध का उदाहरण है? क्या संधि डायोड है? नहीं है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड है? नहीं है। ट्रांजिस्टर है? नहीं है। तांबे का तार बिल्कुल ओमी प्रतिरोध का उदाहरण है आपका, क्योंकि ये ओम के नियम का पालन करता है। और ओम का नियम तो आपको याद ही होगा, V बराबर I इंटू आर। इस सूत्र को आपको अच्छे से पढ़ लेना, इसका नियम भी याद रख लेना है। और याद रखिए, जो प्रश्न पूछा जाता है कि ओम के नियम की सीमाएं लिखिए, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। किसी परिपथ में धारा का मापन करने के लिए लगाते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? किसी परिपथ धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका दूसरा नंबर सही हो जाएगा। यदि यहीं पे कह देता किसी परिपथ में वोल्टेज मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और आगे देख लेते, धारा मापी का काम क्या होता है? ये किसी भी परिपथ में धारा की उपस्थिति को बताता है, न्यूनतम धारा की माप को बताता है। विद्युतशील स्रोत है, विद्युत ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि आप लोग पढ़ते भी हैं कि विद्युतशील एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो यानी इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 11वीं का बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए 12वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक सेल का विद्युत वाहक बल ई वोल्ट है और आर आंतरिक प्रतिरोध आर ओम है, इसे आर ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, तो सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा? तो ई वाई, तो 12वीं का आपका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? इसे यदि सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करने की कंडीशन में कौन सा बनेगा आपका? तो आपका यानी E/2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? E/2। इसे पता है किस सूत्र की सहायता से लगाना होगा आपको? इससे अगर आपको डेरिवेशन याद हो, सेल का विद्युत वाहक बल E और विभवांतर V और आंतरिक प्रतिरोध R में संबंध, इसका डेरिवेशन हमने बहुत अच्छे से कराया था। क्या कराया था? V बराबर E माइनस आई आर, इस सूत्र की सहायता से किया जाएगा। करिएगा, ना बने तो कमेंट करिएगा, हम एक वीडियो और बनाएंगे इन सारे प्रश्नों की जो न्यूमेरिकल टाइप के हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, एक प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, जब इसे लघुपथित कर दिया जाता है, लघुपथित मतलब क्या कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, तो कर देते हैं, तो ये 4 एम्पीयर धारा देता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा? इसका आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा 4 का इसमें भाग कर देना है, किसमें? 2 में, तो कितना आ जाएगा? 0.5 ओम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए, यदि आपके अंदर प्रश्न आता है कि कैसे, तो यदि आपको याद हो कहीं कहीं पे विभवांतर की जगह या विभव की जगह सेल के विद्युत वाहक बल का प्रयोग किया जाता है, तो आर यानी प्रतिरोध बराबर सूत्र क्या बन जाएगा ओम के नियम से? V/I बन जाएगा, है ना। तो V की जगह E का प्रयोग करना है, तो E की जगह 2 है, अब बटे धारा, यानी धारा का मान 4, तो 4 का भाग 2 में देंगे तो 0.5 आपका आ जाएगा। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किलोवाट घंटा मात्रक होता है, तो किसका होता है किलोवाट घंटा मात्रक? आपको यदि याद हो तो बताओ, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? तो आपका होता है विद्युत ऊर्जा का। क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। यदि आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, ये भी ऊर्जा का मात्रक होता है ना। तो यहाँ पे कहीं लिखा क्या? विद्युत ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? अगला प्रश्न कह रहा है धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले देखा था, तो किसने देखा था? तो आपको यदि याद हो तो ओरस्टेड का नाम आता है। किसका नाम आता है? ओरस्टेड, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर आपका सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अब यदि आपसे पूछा जाए कि ओरस्टेड किसी का मात्रक होता है क्या, गॉस किसी का मात्रक होता है क्या, तो यदि आपको याद हो कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, किस पद्धति में? CGS पद्धति में। याद रखिएगा, CGS पद्धति में ये मात्रक होता है। ठीक है, और एक पैमाना पूछा जाया करता है कि एक टेस्ला बराबर कितनी गॉस होते हैं, तो एक टेस्ला बराबर 10⁻⁴ गॉस होता है। और यदि पूछा जाए एक गॉस बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। वेक्टर रूप में बायो-सेवर्ट नियम लिखा जाता है, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर जरूर आप टिक करिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। DB वेक्टर बराबर μ0 आइडियल क्रॉस R वेक्टर अपॉन RQ, ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका A नंबर सही हो जाएगा। ये 2 नंबर पूछा जाता है सदिश रूप, इसमें ऑप्शन में दिया है, पर हो सकता है आपसे 2 नंबर पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले प्रश्न यही आ जाता है, तो E बराबर होता है F/Q, तो न्यूटन प्रति कूलाम, जहाँ पे दिख रहा हो वहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। अब इसे न्यूटन प्रति कूलाम तो दिए नहीं है, लेकिन इसमें पूछा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, माफ कीजिएगा मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बना दिया आपको। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है B बराबर F/m होता है, m जहाँ पे ध्रुव प्रबलता होता है,
और वैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की मात्रक हमने सारे लिखाए थे, आपको यदि याद हो। एक टेस्ला लिखाया था, दूसरा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिखाया था, तीसरा लिखाया था न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर लिखाया था, एम्पियर, ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर लिखाया था आपको। तो ये ऑप्शन ने दिया है, तो यही आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका तीसरे का पहला नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ऋजु धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखा होगी, तो आपकी कैसे होगी? तो चालक की समांतर होगी क्या? क्या चालक की समांतर होगी? चौथे का क्या नहीं, चौथे का आपका संकेंद्री वृत्त हो जाएगा। यानी संकेंद्री वृत्त का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक वृत्त दिए हों, उनका केंद्र एक हो, यानी समान केंद्र वाले जो वृत्त होते हैं वो सकेंद्री वृत्त होते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होंगी? सकेंद्री वृत्त होंगी। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो आपको चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका तीसरा नंबर सही हो जाएगा। पांचवें का तीसरा नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे यहीं पे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अगर पूछ लेता कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, तो याद रखिएगा स्थिर आवेश केवल चुंबकीय विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। मेरी बातों को ध्यान से गौर से सुनिएगा, इन बातों को, ये बातें सारे एग्जाम में काम आने वाली हैं आपकी। अगला प्रश्न है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होना चाहिए। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो क्या ये प्रश्न एक बार हो चुका क्या पीछे? उसमें हमने अनंत पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमने अनंत पढ़ा था तो इसमें भी अनंत ही पढ़ेंगे, और क्या। एक आदर्श वोल्ट का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका चौथा नंबर से हो जाएगा। अब देखिए सातों नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, नियन फेरो तथा आर त्रिज्या की वृत्तीय कुंडली में धारा आई प्रवाहित हो रही है, उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यदि आपको याद हो, थोड़ा सा भी याद हो, यदि जब मैंने कहा था कि मुझे संदेह हो गया था कि मैंने इसमें अच्छ लिख दिया है और मैंने केंद्र का निकाल दिया था, तो उसका सूत्र जो मैंने निकाला था वही सूत्र यहाँ पे यदि आपको याद है तो वही हो जाएगा, बस थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप है, इसमें काट कूट कर देना है, बस हो गया। तो इसका सूत्र होता है बी बराबर μ0/2 इंटू I/A। I/A नहीं, यहाँ पे आर है तो आर देख लीजिए, जहाँ पे केवल आर हो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले में देखो आर ही नहीं है तो पहले तो कट हो गया, दूसरे में आर स्क्वायर ये भी कट हो गया, तो चौथे में आर क्यूब है ये भी कट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है। इसका सूत्र रिजल्ट में क्या होता है, बी बराबर μ0/2 I/R होता है। ठीक है। इस बात बाकी इस सूत्र की सहायता से प्राप्त हो जाएगा, कट कुट कर लीजिए, 2 के 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो आपका ये सूत्र मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अपना काम करिए, आप ना समझ आए तो बताइएगा, कमेंट करिएगा। वृत्तीय धारा लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। विपरीत धारा लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे होगी? तो लूप के तल के लंबवत होगी, क्योंकि हम लोग पढ़ते भी हैं, हम लोग इसी बात को तो पढ़ते हैं किसी कि भाई किसी भी वैद्युत क्षेत्र में अथवा चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल के लंबवत गुजरने वाले फ्लक्स, जो वैद्युत बल की रेखाएं होती हैं, उन्हीं को तो फ्लक्स कहा जाता है। तो वही सारी चीज़ इसमें डिनोट कर रहा है। अगर आपको फिगर याद हो तो फिगर की सहायता से भी आप निकाल सकते हैं कि यानी लूप के तल के लंबवत होगा। ठीक है। देखिए सबसे बड़ी बात यह कि आपको चुंबकीय फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स अथवा फ्लक्स की परिभाषा किसी की भी याद है आपको तो आप तुरंत पकड़ पाएंगे, अगर नहीं याद है तो हो सकता है समस्या हो आपको। देखो आगे अगला प्रश्न कह रहा है, दो लंबे समांतर तार आर दूरी पर हैं तथा प्रत्येक में प्रवाहित धारा आई, वे एक दूसरे पर बल जब आरोपित करते हैं, यदि आर को बढ़ाकर 2r तथा आई को घटाकर I/2 कर देते हैं तो जब हो जाएगा। तो यदि आपको याद हो, इसका डेरिवेशन कराया थे, दो लंबे सीधे समांतर तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक, यदि आपको याद है तो उसी सूत्र की सहायता से क्या करना है, इसे क्या कराए थे सूत्र, v बराबर, जब बराबर क्या कराए थे, क्या जब बराबर μ0/4 I1I2/R इंटू L, ऐसा सूत्र कराए थे कुछ, यदि आपको याद हो, यही सूत्र ही होता है मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से यही सूत्र होता है। एक मिनट के लिए रुकिए, हम देख थोड़ा सा कंफर्म कर लें इस सूत्र को। देख रहे, आगे देख लेते, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है
अगला प्रश्न कह रहा है कि धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए, हाँ, इसका सूत्र होता है यब बराबर μ0/4π I1I2 बटे R इंटू यल। ठीक है, ये सूत्र होता है। फिर सुन लीजिए, यब बराबर μ0/2π इंटू I1I2 बटे R इंटू यल। ये सूत्र आपका होता है, आपके नोट्स में दिया भी है। ठीक है, आपको हम कराएं इस सूत्र को। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 9वीं का आप इस सूत्र की सहायता से आप सॉल्व करिएगा। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 9 का? तो 9 का आपका ऑप्शन नंबर आपका चौथा नंबर सही हो जाएगा, यानी F/8 आपका सही हो जाएगा। अब 10वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है, देखिए। अब देखिए 10वां प्रश्न कह रहा है कि धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए प्रयुक्त संडे का मान होना चाहिए। तो यस बराबर IG इंटू कैपिटल G बटे I-IG, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। इसे आपको रटना ही पड़ेगा, इसे आपको रटना पड़ेगा। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दंड चुंबक की प्रभावकारी लंबाई होती है तो 5/6 गुणे वास्तविक लंबाई, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। 1 नंबर नहीं, माफ कीजिए, दूसरा नंबर आपका सही हो जाएगा। इसका हमें याद ही करना पड़ता है कि दंड चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कितनी होती है, तो यानी 5/6 गुणे वास्तविक लंबाई, यानी ऑप्शन नंबर आपका दूसरा नंबर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक ए क्षेत्रफल वाले धारावाही लूप में आई धारा, कौन सी धारा, आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो उससे संबद्ध चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी कैपिटल M का मान कितना होगा? तो आपको सूत्र पता होना चाहिए कि कैपिटल M बराबर होता है I इंटू ए, यानी आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। इसमें कहाँ लिखा I इंटू ए, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लंबाई की एक पतले दंड चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M है, इसे एक अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ा जाता है, तो नया चुंबकीय आघूर्ण, वही प्रश्न पुराना वाला, इसे जो हमने कहा था इसे रट्टा मार लीजिए। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका चौथा नंबर सही हो जाएगा, 2m/π। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार कक्षा में जिसका क्षेत्रफल A है 30 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? इसका चुंबकीय आघूर्ण आपका क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा, यानी E/T गुणे A हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे प्रश्न क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है, बताइए क्या होता है? तो हमने आपको याद हो यदि गॉस और ऑस्टेड बताया था, गॉस या ऑस्टेड बताया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगर यही पूछ रहे था CGS पद्धति में तो टेस्ला आपको याद ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या देखिए, लोहे के बंद बक्से के भीतर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बाहर की अपेक्षा कैसा होगा? लोहे के बंद बक्से के भीतर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बाहर की अपेक्षा कैसा होगा? बाहर की अपेक्षा आपका कम हो जाता है। बिल्कुल भाई, बाहर तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है पर अंदर तो शून्य होती है, कि कोई भी चालक हो अंदर शून्य होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, हाँ ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति एक्जाई तथा परम ताप T के साथ बदलती है, जिसका नियम है पूछ रहा है। तो इसका नियम क्या हो जाएगा आपका? इसका नियम हो जाएगा एक्जाई अनुकुलानुपाते 1/T, ये नियम होता है। एक्जाई अनुकुलानुपाते 1/T, और 1/T को क्या लिख सकते हैं, T इनवर्स लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है, और एक्जाई कैसी राशि है, चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी राशि है? तो बीमाहीन राशि है, इसकी बीमा नहीं होती है, ना ही इसका मात्रक होता है। इसका सूत्र क्या होता है, एक्जाई बराबर B/H होता है। क्या होता है? B/H। बी भी चुंबकीय क्षेत्र होता है और H भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसलिए इसकी कोई बीमा नहीं होती और ना ही कोई राशि होती है। ठीक है, ना ही कोई मात्रक होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 6 ऑस्टेड है और ऊर्ध्वाधर घटक कितना है, 8 ऑस्टेड है, तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इसका सूत्र होता है कि B बराबर √H² प्लस B², हाँ BH होता है ना, तो B² प्लस H² होता है, यानी B को कहते हैं ऊर्ध्व घटक और H को कहते हैं क्षैतिज घटक।
तो रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच का मान कितना है 6 है, और वी का मान कितना 8 है, तो 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग 64, तो 64 और 36 कितना हो गया 100 हो गया। 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, तो यानी 10 होगा यहाँ पे, हाँ है बी नंबर में है। तो ऑस्टेड नंबर यानी 10 ऑस्टेड आपका आंसर सही हो जाएगा। 8वें प्रश्न का दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपसे फिर से कह रहे हैं कि यदि आपको न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा है, ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। हम पक्का पक्का एक वीडियो और बना देंगे न्यूमेरिकल की, ठीक है। लेकिन यदि आप कहेंगे तो, नहीं कहेंगे तो नहीं करेंगे कुछ भी, फिर आप भोगते रहिएगा। नहीं, अगर परिश्रम करें तो आप भी परिश्रम करिए, ना समझा तो आप खुल के बताइए कि हाँ ये चीज़ मुझे नहीं आ रही है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वघटक शून्य होता है तो कहाँ पे होता है। तो आपको यदि याद हो, इस प्रश्न का जवाब आपका चौथा नंबर से ही हो जाएगा, चुंबकीय निरक्ष पर शून्य हो जाता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वघटक शून्य होता है कहाँ पे, चुंबकीय निरक्ष पर। इस प्रश्न का नियम क्या होता है, ये पीछे हो भी गया है, तो एच बराबर बी बराबर होता है एच टेन थीटा। इस प्रश्न का नियम क्या होता है, बी बराबर एच टेन थीटा, यानी ऑप्शन नंबर आपका इसका 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेंज के का नियम पुष्टि करता है, किसकी पुष्टि करता है, तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है। अगर आपसे यहीं पे पूछ लेता कि आप ये बताइए कि फैराडे का पहला नियम, फैराडे का पहला नियम किस पे डिपेंड, उसका फैराडे का नहीं, क्या बोलते हैं, किरचॉफ का पहला नियम तो आवेश संरक्षण पे, दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पे कार्य करता है। ये तीनों में से कोई एक पूछा जाया करता है। अगला प्रश्न है आपका कि चुंबकीय फ्लक्स का यह सही मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का यह सही मात्रक वेबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका पहला नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में नियम द्वितीय नियम है, तो द्वितीय नियम का सूत्र क्या होता है, ई बराबर माइनस डेल फाइव बटे डेल टी होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न अन्योन्य प्रेरण की गुणांक की बीमी सूत्र होता है, अन्योन्य प्रेरण यानी कैपिटल नियम का, कैपिटल एम की बीमा बतानी है, तो बीमा दोनों की सेम होती है, चाहे स्वाप्रेरकत्व की पूछे चाहे अन्योन्य प्रेरकत्व की पूछे, इन दोनों की बीमा हम सूत्र की सहायता से निकालते हैं। और मुझे कोई भी बीमा रटी हुई नहीं है, क्योंकि बीमा मैं कभी भी रटता नहीं, मात्र निकाल लेता हूँ। और आप निकालना चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं। आप कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका सूत्र होता है ई बराबर माइनस एम डी आई पी बटे डी टी की सहायता से आप निकाल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा चौथे का, तो चौथे का ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, चौथा नंबर है ना इसका। तो चौथा नंबर कहाँ गया, इसकी बीमा आप लोग निकालिए थोड़ा सा, यदि निकाल पाए तो। इसकी बीमा होती है आपकी चौथे का दूसरा नंबर ऑप्शन, यानी हम इसका टी वन माइनस टू एक अबाउट माइनस टू होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या है, किसी कुंडली का स्वाभिगत निर्भर नहीं करता है तो कुंडली में प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका दूसरा नंबर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है शिखर मान का। तो आपको यदि याद हो कि वी आर एम एस बराबर सूत्र होता है वी जीरो, किसका धारक पूछ रहा है ना, तो आई आर एम एस बराबर होता है आई जीरो बटे रूट ऑफ 2 होता है। तो शिखर मान की अपेक्षा पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा आपका, पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, तो मेरा पान रूट ऑफ 2 गुना हो जाएगा शिखर मान का, यही तो होता है, पहले का पहला नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप नोट्स खोलिए, आप सूत्र देखिए उसमें, तो वी आई आर एम एस बराबर होता है आई जीरो बटे रूट ऑफ 2, और हमसे पूछा क्या शिखर मान की अपेक्षा कैसा होता है, तो वन अपान रूट ऑफ 2 गुना होता है। और अगला प्रश्न क्या, अगर यहीं पे एक पूछ लेता कि प्रत्यावर्ती विभवांतर के लिए, तो भी यही सूत्र हो जाता आपका। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसी परिपथ में विभवांतर स्रोत के विद्युत वाहक बल से भी अधिक है, वह क्या है, तो वह आपका क्या हो सकता है, तो वह आपका क्या हो सकता है, आपका प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होगा, वह आपका क्या होगा प्रत्यावर्ती धारा पर, क्योंकि हम लोग प्रत्यावर्ती धारा परिपथ ही पढ़ रहे हैं। और अगला प्रश्न क्या है, यदि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के आर्मेचर के घूर्णन की चाल दुगुना कर दें तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कैसा होगा, तो आपको बता दें यू भी दुगुना हो जाता है,
यदि प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर के आर्मेचर में घूर्णन की चाल दुगुनी कर दें तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी दुगुना हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा एवं वोल्टेज के मध्य कालांतर कितना होता है। तो आपको बता दें, सुनिए 3 प्रश्न बनते हैं इसमें, 3-4 प्रश्न। अगर संधारित्र का पूछे तो भी π/2 यानी 90 डिग्री। धारिता का पूछे, संधारित्र तो धारिता हो गई। अगर प्रेरकत्व का पूछे तो भी π/2 यानी 90 डिग्री। अगर आपसे ओमी प्रतिरोध ओमी परिपथ का पूछे तो 0 होता है। और अगर आपसे पूछे किसी यल परिपथ में कालांतर कितना होता है तो 180 डिग्री होता है। फिर सुन लीजिए, ओमी परिपथ में 0, एल परिपथ में 90, सी परिपथ में 90, सी एल परिपथ में 180। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यानी इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका, सी नंबर सही आपको सही हो जाएगा चौथे का। आप 5वां नंबर प्रश्न क्या कर, एक प्रत्यावर्ती धारा परिवर्तन में लगे 10 मिली हेनरी स्वाभाविकत्व का प्रतिघात 10 ओम है तो धारा की कोणीय प्रवृत्ति पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, धारा की कोणीय आवृत्ति पूछ रहा है। धारा की कोणीय आवृत्ति आपसे पूछ रहा है तो कितनी हो जाएगी आपकी, तो 10 मिली हेनरी, पहले हेनरी इसे चेंज करेंगे तो 10 गुणे 10 के घाते -3 हो जाएगा स्वाभाविक। तो ओमेगा एल बराबर एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू यल होता है, ओमेगा इंटू यल होता है। तो ओमेगा गुणे 10 गुणे 10 के घाते -2 हो जाएगा। अब इधर आएगा तो ऊपर जाएगा तो 10 का 3 यानी 1000 हो जाएगा आपका। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, एक्सएल बराबर ओमेगा इंटू यल, एक्सएल बराबर ओमेगा इंटू यल, और एक्सएल की वैल्यू दी है 10 ओम, ठीक है, और यल की वैल्यू कितनी दी है 10 मिली हेनरी। ना बने तो आप कमेंट जरूर करिएगा, हम पक्का कराएंगे इसे, ठीक है, इन न्यूमेरिकलों को अगर नहीं समझ में आ रहा आपको। अगला प्रश्न क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या है। तो आपका डायनोमो होता है, एसी डायनोमो, या तो इसमें लिखा आएगा एसी जनित्र आ जाएगा आपका, एसी प्रत्यावर्ती जनित्र आ जाएगा, दोनों नाम एक ही हैं। एक पूर्ण चक्र में 7वां नंबर, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है तो धारा का औसत मान कितना होता है, 0 होता है। अगर विभवांतर का पूछे तो भी 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 7वें का चौथा सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, रूट ऑफ एलसी का मात्रक होता है तो सेकंड होता है, ये पीछे भी हो चुका है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली की संख्या की अपेक्षा कितनी होती है, ज़्यादा होती है। नो 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 नो, ऊंचाई पूछ रहा है ना, कम होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगर यहीं पे आप ऊंचाई पूछता तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होती है जबकि ऊंचाई में कम होती है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका, ऊंचाई काम क्या करता है, ये हाई वोल्टेज को लो करता है, और नो, ऊंचाई पूछ रहा है ना, ऊंचाई नहीं, ऊंचाई लो वोल्टेज को हाई करता है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, माफ़ कीजिएगा, ऊंचाई में लो वोल्टेज को हाई किया जाता है और इसमें प्राथमिक कुंडली फेरों की संख्या कम होती है द्वितीय की अपेक्षा। अब देखिए 10वां नंबर क्या है, एलसीआर परिपथ का क्यू गुणांक होता है, एलसीआर परिपथ का क्यू गुणांक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा नंबर सही हो जाएगा, ओमेगा एल बटे आर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका दूसरा नंबर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाँ, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर आपका किस सिद्धांत पे कार्य करता है, अन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। और ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी, इसे आप कमेंट करिए, क्योंकि हमने एक बार बताया था, यदि आपको याद हो तो हमने इस चीज़ को बताई थी। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गणितीय अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था। तो मैक्सवेल ने लगाया था भाई, मैक्सवेल का ही तो नाम आता है, इसके अलावा किसी का नहीं आता, मैक्सवेल का ही आता है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोयले में संकेत के रूप में उपयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी होती है, और एक तरंगें होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अस्तित्व की पुष्टि सर्वप्रथम किसने की थी। तो हर्ट्ज ने की थी, तीसरे का तीसरा नंबर आपका सही हो जाएगा। अब विद्युत चुम्बकीय तरंगों का निर्वात में वेग कितना होता है। तो आपको बता दें, वेग का सूत्र होता है 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन 0, और ये किसके भी बराबर होता है, प्रकाश की चाल के बराबर होता है। यानी इसमें कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी चौथे का तीसरा नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 5वां नंबर क्या कह रहा है, ओजोन मंडल अवशोषित करता है, क्या अवशोषित करता है। तो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, तभी तो उसकी सुरक्षा करता है हम लोग की। भाई पराबैंगनी किरणों से हमें कैंसर हो जाता है, ये सभी जानते हैं आप लोग। तो ओजोन परत किसे रोकती है, अवशोषित करती है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा।
टेलीविज़न नेटवर्क में प्रयुक्त तरंगें कौन सा होती हैं? तो इसमें कौन सी तरंगें आपकी होती हैं छठवें में? तो छठवें आपका अल्ट्रा उच्च आवृत्ति रेडियो तरंगें होती हैं आपकी, ठीक है। इन्हीं के माध्यम से हमें चित्र आदि दिखाई देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं तो किसकी सहायता से उत्पन्न होती हैं? त्वरित आवेश की सहायता से उत्पन्न होती हैं। और विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहाँ होती हैं, किसके माध्यम से बनती हैं? तो दोलन के माध्यम से बनती हैं। ये सारे प्रश्न हमने आपको कराए हैं और ये सारे प्रश्न फंस रहे हैं आपके, याद रखिए, कहीं ना किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है ये। आपका परीक्षा अध्ययन चल रहा है और नोट्स की अहमियत यहाँ से आपको समझ में आ रही होगी। ये नोट्स आपकी बहुत कायदे की, बहुत अच्छी नोट्स से बनाई गई है, आपको बड़ी परिश्रम से बनाए थे हम। और सारी चीज़ आपको फ्री प्रोवाइड कराई गई है, ये मात्र एक कोचिंग में प्रोवाइड कराई जाती हैं, पर आपके हित के लिए ये सारी काम किए जा रहे हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है कि E/H। देखिए एक प्रश्न अपने से हम कह रहे हैं कि यदि प्रश्न आ जाए कि कैपिटल E बटे कैपिटल H का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है ओम। इसे कहीं पे नोट कर लीजिए, कैपिटल E बटे कैपिटल H का मात्रक ओम होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि दृश्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तो आपको बता दें 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, ठीक है। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, ये बातें नोट कर लीजिए कहीं पे। और देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है? जब बराबर r/2, यानी ऑप्शन नंबर आपका दूसरा नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोटर वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, पीछे हो भी गया है। उत्तल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब होता है वस्तु से बड़ा होता है। प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रविष्ट होने से की आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति अप्रभावित रहती है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था द्विवार्षिक में। तो आवृत्ति अप्रभावित होती है। अगर चाल पूछता तो यदि सघन विरल से सघन में आ रही तो घट जाता वेग, अगर सघन से विरल में जा रही तो वेग बढ़ जाता फिर, ठीक है। अगला प्रश्न, एक उत्तल लेंस को पानी के भीतर डुबो कर रखने पर उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका एक सही हो जाएगा। स्नेल का नियम होता है तो n बराबर क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। क्रांतिकोण IC का सघन माध्यम के अपूर्णांक म्यू में संबंध जब विरल माध्यम वायु हो, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? इसका सूत्र हो जाता है साइन IC बराबर 1/म्यू, यानी दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा नंबर आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? हाँ, सातवें का कौन सा आपका सही हो जाएगा? सातवें का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा नंबर, हाँ बिल्कुल सही है। और देखिए इसका दूसरा रूप ये भी होता है कि n बराबर 1/sin c, जो हमने आपको नोट्स में कराया था, आपकी नोट्स में हमने कराया था n बराबर 1/sin c, साइन IC। तो यानी क्रांति कोण को किससे डिनोट करते हैं? IC से करते हैं। अपवर्तनांक को चाहे n से करिए चाहे म्यू से करिए, दोनों से किया जा सकता है, ठीक है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? लेंस की फोकस दूरी न्यूनतम होती है, तो इसे करा चुके हैं पीछे अभी। तो लेंस की फोकस दूरी न्यूनतम होती है बैगनी रंग की। अधिकतम किसकी होती है? पीछे कराए हैं अगर याद हो, तो लाल रंग की अधिकतम होती है। समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी यब तथा वक्रता त्रिज्या आर में संबंध क्या होता है? तो ये आपका सूत्र हो जाता है 9वें का तीसरा नंबर, यब बराबर माइनस का 2r हो जाता है। नहीं, जब बराबर 2r हो जाता है, माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हाँ याद रखिए कि समतल उत्तल लेंस कह रहा है नहीं, तो जब बराबर 2r होता है। वैसे आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा r बराबर 2f, आपने पढ़ा होगा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध का सूत्र पढ़ा होगा, ये r बराबर 2f अथवा f बराबर r/2। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि समतल उत्तल लेंस में फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध क्या होता है, तो f बराबर 2r होता है। इस बात को कहीं पे नोट कर लीजिए, दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। अगर आपसे केवल पूछा जाए कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है, तो आपको बताना है कि f बराबर r/2 अथवा r बराबर 2f। और यदि आपसे पूछा जाए कि एक समतल उत्तल लेंस में, अगर आपसे पूछा जाए लेंस में, तो जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी f बराबर 2r हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, दर्पण के लिए r बराबर 2f और लेंस के लिए f बराबर 2r, ठीक है। दर्पण के लिए r बराबर 2f और लेंस के लिए f बराबर 2r,
ठीक है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में व्यक्त करने की घटना को क्या कहते हैं? वर्णविक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में व्यक्त हो जाना क्या कहलाता है? वर्णविक्षेपण, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। प्रिज्म उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? केवल विचलन, केवल विक्षेपण, इसमें से क्या करता क्या है प्रिज्म? तो आपका तीसरा नंबर सही हो जाएगा। कौन सा नंबर सही हो जाएगा 11वें नंबर का? हाँ, तीसरा नंबर, यानी प्रिज्म जो होता है विचलन भी पैदा करता है और विक्षेपण भी करता है। यदि नेत्रिका की फोकस दूरी कम कर दी जाए तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी? तो यार फोकस दूरी कम करेंगे तो क्षमता बढ़ ही जाएगी, क्षमता जो होगी उसकी बढ़ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका एक नंबर सही हो जाएगा। भाई फोकस दूरी कम करेंगे तो क्षमता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और अगला प्रश्न क्या देखिए, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो दूरदर्शी नलिका की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो जब 0 + एफ ही हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सी हो जाएगा। इसका तो हमने बहुत अच्छे से डेरिवेशन भी आदि कराया था, है ना। तो आगे देख लेते हैं 13वीं के बाद 14वां नंबर, सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी? नली की लंबाई बढ़ जाएंगे तो आवर्धन क्षमता घट जाएगी। 14 का बी नंबर आपका सही हो जाएगा, दूसरा नंबर। ना 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 14 सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर, यदि नली की लंबाई बढ़ जाएगी तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, कम होगी। भाई नली की लंबाई बढ़ जाएगी तो उसकी डिस्टेंस भी तो बढ़ जाएगी, तो आवर्धन क्षमता कम हो जाएगी। ठीक है, यानी 14 का भी ऑप्शन नंबर आपका एक सही हो जाएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अब्दृश्यक लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है बताइए? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को याद हो यदि, तो जो आपका विदृश्यक लेंस होता है वो चलायमान होता है, नेत्रिका लेंस क्या होता है? स्थिर रहती है। तो यानी नेत्रिका लेंस का फोकस दूरी ज़्यादा होता है, तो यानी अविदेशक लेंस की जो फोकस दूरी होगी नेत्रिका की अपेक्षा कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी, नेत्रिका की अपेक्षा कम हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका 15वें का दूसरा नंबर सही हो जाएगा। अगला नंबर क्या कह रहा है, शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान होता है, कितना होता है? शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान होता है 1.33 होता है। दूरदर्शी नेत्रिका की फोकस दूरी अवदृश्यक की अपेक्षा क्या होती है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जस्ट अपोजिट होती है। भाई संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका लेंस आपका स्थिर होता है, जबकि दूरदर्शी में क्या होता है? अवदृश्यक लेंस स्थिर हो जाता है। तो यानी अवदृश्यक लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाएगी, किससे? नेत्रिका लेंस से। ठीक है, तो नेत्रिका की फोकस दूरी अवदृश्यक की फोकस दूरी की अपेक्षा कैसी हो जाएगी? तो कम हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका एक सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, इन दोनों को डिफरेंस को समझिए आप। संयुक्त में आपका नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होती है, ठीक है, संयुक्त में, और जबकि दूरदर्शी में अवदृश्यक लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होती है। दोनों को चित्र आप देख लीजिए एक बार तुरंत खोल के, ठीक है, और इसके डिफरेंस को समझिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विवर्तन की घटना के लिए तरंगों के मार्ग में आने वाले छिद्र या अवरोध का आकार होना चाहिए। तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, तभी तो प्रकाश की किरण मुड़ेगी, तभी तो विवर्तन की क्रिया होगी, नहीं तो विवर्तन की क्रिया ही नहीं होगी। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? एक नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि वह तल जिसमें समतल ध्रुव प्रकाश के विद्युत वेक्टरों के कंपन एवं प्रकाश संचरण की दिशा दोनों ही स्थित होते हैं, तो क्या कहलाता है आपका? तो वो आपका कहलाता है समतल कंपन, हाँ कंपन तल कहलाता है। क्या कहलाता है? कंपन तल आपका कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या है, यंग के व्यतिकरण प्रयोग में फ्रिंजों की आकृति कैसी होती है? अतिप्रवलयकार होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा नंबर सही हो जाएगा। और आगे क्या है, यंग के व्यतिकरण प्रयोग में यदि स्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी? तो फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी दोगुनी, क्योंकि बीटा बराबर सूत्र होता है, बीटा बराबर क्या सूत्र होता है? बीटा बराबर λ/2d होता है क्या सूत्र? ऐसे कुछ होता है, मध्य मान पाती होता है, यदि उसे आधा किया जाता है तो दुगना हो जाती है। अब देखिए 5वें नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर नहीं बदलती है तो आपकी आवृत्ति नहीं बदलती है। क्या नहीं बदलती? आवृत्ति नो चेंज होती है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। 6वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, वायु में प्रकाश का वेग 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, अपवर्तनांक 1.33 अपवर्तनांक वाले द्रव में इसका वेग क्या हो जाएगा? अब देखिए एक जानकारी दे दें आपको, ध्यान से सुनिएगा। अगर निर्वात में पूछे प्रकाश का वेग तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर जल में पूछे तो 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर कांच में पूछे
तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इन तीनों बातों को कहीं पे नोट कर लीजिए। प्रकाश में, निर्वात में 3 × 10⁸, जल में 2.5 × 10⁸, कांच में 2 × 10⁸। अब इसमें क्या पूछ रहा है, जल के लिए पूछ रहा है, द्रव के लिए, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा, 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आप याद करने के लिए अगर 2 नंबर में आए तो 2.25 × 10⁸ याद रखिएगा। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक स्लेट विवर्तन में स्लेट की चौड़ाई इलेक्ट्रॉन बढ़ाने पर केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या हो जाएगा, तो 7वां का आपका घट जाएगा, दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी एक स्लेट विवर्तन में स्लेट की चौड़ाई ई बढ़ाने पर केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई घटती है। तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है तो के बराबर 2π/λ, यानी ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, 8वें का चौथा नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी, तो हर्ट्ज ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। फोटॉन की ऊर्जा ई पी में संबंध क्या होता है, ये हो चुका है पीछे, तो ई बराबर पी सी, यानी ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। एक धातु की सतह पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन गिरते हैं तो प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है, तो निरोधक विभव कितना हो जाएगा, तो 4 वोल्ट हो जाएगा। इसे सॉल्व करिएगा, ना बने तो पूछिएगा। द्रव्य तरंगों का संवेग सूत्र क्या होता है, तो संवेग बराबर हो जाएगा P बराबर H/λ, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा, चौथे का। एक फोटॉन की तरंग दैर्ध्य 5,000 एंगस्ट्रॉम, तो इसका संवेग कितना हो जाएगा, तो 1.32 × 10⁻⁷ ये -27 नहीं होगा, दूसरा हो जाएगा, यानी इसमें ऑप्शन नंबर आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रदरफोर्ड के अल्फा कण विकिरण जिस बल के कारण अल्फा कण विकिरणित होते हैं तो वह बल कौन सा होता है, तो वह बल आपका कौन सा हो जाता है, नाभिकीय बल होता है क्या, कूलॉम बल होता है, तो आपका कूलॉम बल होता है। रदरफोर्ड के अल्फा कण विकिरण में जिस बल के कारण अल्फा कण विकिरित होते हैं तो वह आपका कूलॉम बल होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, किसी नाभिक में अल्फा कणों का मार्ग होता है तो अतपरवलयाकार होता है, ये तो पहले ही हो चुका है। एक ऊर्जा 1/2 mv² एक का एक अल्फा कण आवेश जेडी की एक बाहरी नाभिक की ओर आती है। अल्फा कण की नाभिक से निकटतम पहुंच की दूरी यश अनुकमानुपाती होती है, तो किसके अनुकमानुपाती हो जाएगी, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरे का पहला नंबर, यानी 1/1/m के अनुकमानुपाती हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इसका कोई डिटेल नहीं मेरे पास, पर देखते हैं। चौथा नंबर क्या, परमाणु संरचना को समझाने के लिए बोर ने उपयोग किया था तो कोड़ी समय क्वांटीकरण का, यानी ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। इसका तो परिकल्पना में कराए थे हम, इसका प्रतिबंध भी बताए थे कि कैपिटल एल बराबर सूत्र होता है 99/2π। बोर के सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए रैखिक संवेग का सूत्र क्या हो जाएगा आपका, तो रैखिक संवेग का सूत्र आपका हो जाता है H/π हो जाएगा, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाता है, इसमें द्वितीय कक्षा का प्रयोग किया जा रहा है ना, तो n बराबर 2 हो जाएगा, तो H/2π करेंगे तो n की जगह 2 करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो H/π बच जाएगा, यानी 5वें का ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। 6वां नंबर क्या है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या बढ़ने पर उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो ऊर्जा घट ना जाएगी, हैं, 6वें का पहला नंबर, यानी बढ़ती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या बढ़ने पर उसकी ऊर्जा घटनी चाहिए मेरे हिसाब से, पर इसमें ऑप्शन में आपका बढ़ता हुआ दिया है, यानी ए नंबर दिया है। ठीक है, पर इसका सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 ZE/E/R होता है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, मेरे हिसाब से घटना चाहिए, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाना चाहिए इसका। बोर कक्षाओं की त्रिज्याओं में अनुपात कितना होता है, तो 1:4 है ना, ये भी पीछे हो चुका है। हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार विकिरण उत्सर्जित होता है जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमता है, किसी कक्षा में नाभिक में गिरता है, ऊंची कक्षा से नीची कक्षा, हाँ ये सही है, तीसरा नंबर सही हो जाएगा। अगर उत्सर्जन की बात करें तो ऊंचे से नीचे पे जाना है, अगर अवशोषण की बात करें तो नीचे से ऊपर जाना है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, n बराबर 5 ऊर्जा इस तरह, तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 नंबर सही हो जाएगा, 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। इस सॉल्व कैसे करना, ई एन बराबर सूत्र होता है -13.6/n²। इस सूत्र की सहायता से जब आप करेंगे किसमें 13.6 में 5×25 का भाग देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की नहीं 10वां नंबर, हाइड्रोजन परमाणु की
स्पेक्ट्रम श्रेणी जो पूर्णतः बारह बैंगनी भाग प्राप्त हो, तो पहला नंबर याद करिए। पहला नंबर हमने 5 श्रेणी बताई थी, लाइमन श्रेणी, ब्राह्मण श्रेणी, पास्टन श्रेणी, और क्या बताया था, और ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, ये सारी चीज़ बताई थी ना। तो इसका पहला नंबर आपको लाइमन श्रेणी आपको मिल गया पराबैंगनी क्षेत्र में। और लाइमन से बामन श्रेणी किस क्षेत्र में प्राप्त होती है, तो देश प्रकाश क्षेत्र में, पास्टन श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में, और फिर इसके पास ब्रैकेट श्रेणी दूर अवरक्त क्षेत्र में, और लास्ट फुंड श्रेणी अति दूर अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। ये सारी चर्चाएं आपको अभी 2 दिन पहले की गई थी। अब क्या कह रहा है, 11वां नंबर, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या इतनी है, तो द्वितीय कक्षा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, द्वितीय कक्षा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें आपको याद हो, यदि मैंने बताया था कि दूसरी कक्षा की त्रिज्या जो होती है पहली कक्षा की त्रिज्या 4 गुना होती है, तो 4 का गुणा कर दो ना इसमें, तो 4 पंचे 20, 2.0, तीसरा नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहीं पे प्रश्न बदल देता और प्रश्न में कहता कि इसकी तृतीय कक्षा की त्रिज्या, तो आपको याद होना चाहिए कि तृतीय कक्षा की त्रिज्या पहली कक्षा की त्रिज्या की अपेक्षा 9 गुनी होती है, तो फिर 9 का गुणा करना पड़ता। ये सारी बातें आप बड़ी ध्यान से सुनिए। और अगला प्रश्न क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजन ऊर्जा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और शोषित फोटॉन की तरंग दैर्ध्य, इसका सूत्र आपको लगाना पड़ेगा, इसका सूत्र आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। पर इसका आंसर क्या है आपका, तो 1215 एंगस्ट्रॉम आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका आपको मैंने कराया था कौन सी लाइमन श्रेणी में। परमाणु होता है तो परमाणु अनावेशित होता है, और परमाणु क्रमांक से तात्पर्य क्या होता है, तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या पर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, यानी ऑप्शन नंबर आपका तीसरा नंबर सही हो जाएगा। और भाभा परमाणु अनुसंधान कहाँ स्थित है, अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ये पिछले सत्र में पूछा गया था, तो ये आपका मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है, मुंबई में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र आपका मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक एएमयू होता है, एक एएमयू होता है तो 1/12 गुण कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है किसी परमाणु की नाभिक की त्रिज्या r उसकी द्रव्यमान संख्या a पर निर्भर करती है, तो इसका सूत्र होता है r अनुक्रमानुपात 1/3, r अनुक्रमानुपात 1/3, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, चौथा नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है नाभिक के बाहर ना ही इलेक्ट्रॉन, ना ही न्यूट्रॉन और ना ही प्रोटॉन स्थायी होता है, तीसरे का कौन सा ऑप्शन नंबर, तीसरा नंबर सही हो जाएगा, न्यूट्रॉन अस्थायी होता है। नाभिक के बाहर न्यूट्रॉन अस्थायी होता है। नाभिक स्थायी नाभिक के लिए होना चाहिए, स्थायी नाभिक के लिए क्या होना चाहिए, तो Z=a/2 होना चाहिए, जहाँ पे वही देख लीजिए, चौथे का पहला नंबर आपका सही हो जाएगा। 6 नियतांक SI का मात्रा क्या होता है, बैकरल होता है। इसके अलावा क्या होता है, विघटन प्रति सेकंड होता है। एल्फा कण निम्नलिखित परमाणु का नाभिक होता है, तो हीलियम का होता है। एल्फा कण निम्नलिखित परमाणु का नाभिक होता है, तो हीलियम का होता है। चुंबकीय क्षेत्र में अविक्षेपित रहने वाली किरणें कौन सी हैं, चुंबकीय क्षेत्र में अविक्षेपित रहने वाली किरणें कौन सी हैं, तो आपका गामा किरण हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, गामा किरण। आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, हैं, तो ये आपकी गामा किरण ही होती है, और सबसे कम रेडियो की तरंग की होती है। और अगला प्रश्न क्या देखिए, नाभिक के अंदर दो प्रोटॉनों के बीच कार्यकारी बल कैसा काम करता है, तो आपको बता दें कूलामी बल अथवा नाभिकीय बल, यानी ऑप्शन नंबर आपका तीसरा नंबर सही हो जाएगा। दो प्रोटॉनों के बीच कार्य करने वाला बल जो होता है या तो कूलाम बल होगा और या तो नाभिकीय बल होगा। एक नाभिक की बंधन ऊर्जा तुल्य होती है, किसके तुल्य होती है, नाभिक के द्रव्यमान क्षति के बराबर होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 9वीं का दूसरा नंबर सही हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न क्या है, स्थायी नाभिक के प्रति न्यूक्लियन औसत बंधन ऊर्जा होती है, कितनी होती है, तो आपको बता दें 8 मेगा वोल्ट होती है। 10वां नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर सही हो जाएगा, यानी 8 मेगा वोल्ट होती है। तारों में ऊर्जा उत्सर्जन का मुख्य कारण क्या होता है, हल्के नाभिकों का संलयन। संलयन की प्रक्रिया किसे कहते हैं, जब दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो वहाँ पे होता है नाभिकीय संलयन। तो यहाँ पे हल्का होगा, वहीं पे आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 11 का क्या सही हो जाएगा, तीसरा नंबर। 1 ग्राम पदार्थ की समतुल्य ऊर्जा होती है तो कितनी होती है, तो इसका आपका हो जाएगा 9 × 10⁻13 जूल। ये 2019 में पूछा गया है, इन्हें आपको रट्टा ही मानना पड़ेगा क्योंकि इनका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। और 1 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.67 × 10⁻⁻27। अब देखिए इसमें कोई 27 नहीं दिया हुआ है, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका दूसरे में वो गलती मिसप्रिंट हो गया है,
वहाँ पे है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। इन सारी बातों का आप ध्यान रखिए, पकड़िए इन बातों को। 0 केल्विन पर जर्मेनियम होता है तो कुचालक होता है। भाई जर्मेनियम अर्धचालक पदार्थ होता है। जर्मेनियम का टेम्परेचर 0 डिग्री करेंगे हम तो कुचालक की भांति व्यवहार करेगा, सीधी सी बात है। यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, पी टाइप अर्धचालक का उदाहरण। अब सुन लीजिए थोड़ा सा, ये पार्ट शायद मैंने थोड़ा समझाया था लेकिन सुन लीजिए। अगर पी टाइप है तो उसमें 3 संयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है, और यदि 5 संयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है तो n प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। और पी और n किसके प्रकार होते हैं, तो आपको बता दें बाह्य अर्धचालक के होते हैं, और जो निज अर्धचालक होता है वो शुद्ध नितांत प्योर होता है वो। जिसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि बोरान की संयोजकता 3 होती है और 3 संयोजकता ही मिलाई जाती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या देखिए, अगला प्रश्न है कि जर्मेनियम क्रिस्टल को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए, पी टाइप याद रखिएगा, पी टाइप तो संयोजकता क्या हो जाएगी 3। अगर पूछता इसी में कि एन टाइप तो संयोजकता हो जाती 5, सीधी सी बात है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 1 नंबर सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, अर्धचालकों की, ध्यान सुन लीजिए, पी के लिए 3 संयोजकता वाला तत्व होना चाहिए और एन के लिए 5 संयोजकता वाला होना चाहिए। ध्यान दीजिए इस बात को। अर्धचालकों की चालकता अपद्रव्य अशुद्धता मिलाने से क्या होती है, चौथा नंबर आपका, तो चौथा नंबर बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। अर्धचालक है उसमें अशुद्धि मिलाएंगे तो बढ़ेगा ही। तो पी प्रकार, 5वां नंबर, पी प्रकार की अशुद्धि उत्पन्न करती है तो कौन उत्पन्न करती है पी प्रकार की अशुद्धि, तो अतिरिक्त विवर करता है, क्योंकि पी प्रकार के अर्धचालक में होलों की संख्या ज़्यादा होती है और एन प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 5वें में वोल्टेज 6 का 3 अंकों वाली द्विधारी संख्या को आपने कंप्यूटर पढ़ा हो तो आपको याद होगा, तो 110 होता है, यानी इसका 6वें का दूसरा नंबर आपका सही हो जाएगा। अगर नहीं आता तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं पक्का का सॉल्व कराऊंगा इन सबको। अब देखिए 7वां नंबर क्या, पीएन संधि, पीएन डायोड में अक्षय परत की मोटाई कितनी होती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो पीएन संधि में 10⁻⁻6 मीटर होती है। और पीएन संधि होती क्या है, जब पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक दोनों आपस में मिल जाते हैं तो उसे कहा जाता है पीएन डायोड या पीएन संधि कहा जाता है। ठीक है, दौलित्र एक प्रवर्धक है जिसमें होता है, क्या होता है उसमें, क्या होता है 8वें नंबर प्रश्न में, 8वां नंबर प्रश्न में आपको होता है धनात्मक पुनर्वेशन होता है। हाँ, दौलित्र एक प्रवर्धक जिसमें होता है धनात्मक पुनर्वेशन होता है। पी यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। ये 2019 में पूछा भी गया था। पीएन संधि डायोड में अक्षय परत में होते हैं, क्या होते हैं, गतिशील आयन होते हैं क्या, कि निश्चल आयन होते हैं, मेरे साथ निश्चल आयन होते हैं। 9वें का क्या है, तीसरा नंबर सही हो जाएगा आपका। हाँ, निश्चल आयन कन्फर्म है। पीएन संधि डायोड में अक्षय परत में होती हैं तो निश्चल आयन होती हैं। निम्न प्रकार के अर्धचालकों में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, निम्न प्रकार के अर्धचालकों में अधिकतम संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। सुन लीजिए, निम्न प्रकार के अर्धचालक में अधिकतम संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और पी प्रकार के अर्धचालक में अधिकतम संख्या में होल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, होल। ठीक है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। किस उपकरण का उपयोग दृष्ट कार्य के रूप में किया जाता है, तो संधि डायोड का उपयोग किया जाए, 11वां नंबर है ना, नहीं, प्रकाश डायोड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, प्रकाश डायोड का। किस उपकरण का उपयोग दृष्ट कार्य के रूप में किया जाता है, तो प्रकाश डायोड का किया जाता है। और जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है, तो 1.1 होता है जर्मेनियम का, और सिलिकॉन का होता है 0.75। हाँ, ये हो सही है। देखो जर्मेनियम अर्धचालक के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है, पहला ऑप्शन, जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और सिलिकॉन के लिए कितना होता है 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। दोनों का डिफरेंस समझिएगा, सिलिकॉन के लिए 0.75, जर्मेनियम के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा, जर्मेनियम के लिए, तो आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किस पर डिपेंड करती है, पदार्थ पर, यानी ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा। ये प्रश्न हो भी चुका है। परमाणु होता है अनाविष्टित होता है, 1 ग्राम पदार्थ की समतुल्य ऊर्जा होती है 9×10⁻13 होती है। ये सारे पीछे हो चुके हैं। पीएन संधि का डायोड में अक्षय परत होता है, निश्चल आयन होता है, तो इन तरंगों को विद्युत तरंगों में बदल कर सीधे प्रेषित नहीं किया जा सकता। क्यों, इसका कारण क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या हो सकती है, हैं? तो इसमें वे ध्वनि की चाल से आगे बढ़ते हैं, क्या ये हो सकता है, नहीं। क्या वे ध्वनि की चाल से आगे बढ़ सकते हैं, ये हो सकता है क्या, नहीं। उनकी आवृत्ति नियत नहीं रहती, बिल्कुल। उनके गमन के लिए अति उच्च लंबाई का एंटीना, हाँ बिल्कुल ये सही है। ध्वनि तरंगों के विद्युत तरंगों में बदलकर सीधे प्रेषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके गमन के लिए अति उच्च लंबाई का एंटीना लेना चाहिए। यदि पुरातन समय में आपने देखा हो एंटीना,
तो वही उसी की चर्चा कर रहा है। अगला प्रश्न है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर कूलाम इंटू मीटर होता है, बिल्कुल। तरंगों का सदिश रूप क्या होता है? के बराबर 2 पाई/λ। ये भी कई बार हो चुका है। शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अमृतांक कितना 1.33 होता है। परमाणु क्रमांक से तात्पर्य क्या होता है? परमाणु क्रमांक से तात्पर्य होता है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। और नियंत्र प्रकार के चालक में पाए जाते हैं अत्यधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका एक सही हो जाएगा, ई का। अगला प्रश्न क्या है? किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है? तो वोल्टेज नियंत्रक ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर ही तो होता है आपका, कि दूसरा कुछ होता है? तो ट्रांसफार्मर ही होता है, नहीं, ट्रांसफार्मर ही होता है नहीं। किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है? भाई ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टेज को हाई लो करने के लिए किया जाता है। इस हिसाब से तो यही सही होना चाहिए, लेकिन इसमें जेनर डायोड दिया है, जेनर डायोड दिया। अब ये क्यों दिया ये समझना पड़ेगा मुझे, ठीक है, पर मेरे हिसाब से ट्रांसफार्मर ही होना चाहिए। पर इसमें ऑप्शन जेनर डायोड दिया। तीसरा नंबर, ओमी प्रतिरोध क्या तांबे का तार है? बिल्कुल सही। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस, संयुक्त याद रखिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी का दूसरा पार्ट। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस बड़ा होता है? दृश्यक या नेत्रिका? तो नेत्रिका बड़ी होती है। तो पूछ क्या रहा है? नेत्रिका की फोकस दूरी दृश्यक की फोकस दूरी के अपेक्षा अधिक होती है। क्या हो जाएगा? अधिक, यानी ऑप्शन नंबर आपका दूसरा नंबर सही हो जाएगा। कंफ्यूज ना होइएगा, दोनों बातों में समझिएगा और करिए। अगर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पूछे तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है और ये स्थिर होता है। अगर दूरदर्शी पूछे तो अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है और अभिदृश्यक लेंस स्थिर होता है। इन दोनों बातों पे कन्फर्मेशन रखिएगा आप। अगला प्रश्न है कि एक प्रोटॉन न्यूनतम आयुष होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, डी नंबर का। ई नंबर क्या क्या? किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है, तो प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता, कई बार हो चुका। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न होती है, त्वरित आवेश उत्पन्न होती है, यानी छठे जी नंबर का पहला नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? धारा घनत्व का मात्रा क्या होता है? धारा घनत्व बराबर सूत्र होता है जे बराबर आई बटे, ये सदिश राशि है, तो कितना हो जाएगा? एम्पियर प्रति नहीं, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसमें कुछ नहीं दिया ऑप्शन, गलत ऑप्शन दिए चारों के चारों ए नंबर में, यानी चौथे वाले में सुधार करें हम तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा आरोपित वोल्टेज का कालांतर कितना हो जाएगा? ये सारी बातें मैंने कन्फर्म कराई अभी, तो पाई/2। फिर सुन लीजिए, अगर ओमी परिपथ है तो 0, अगर धारतीय परिपथ है तो पाई/2, पेरकत्व परिपथ है तो पाई/2, और अगर यलसी परिपथ बोले तो 180। अगला प्रश्न क्या है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है, अभी अभी जस्ट पीछे हुआ है। जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है जर्मेनियम में? तो जर्मेनियम में कितना होता है? अभी बताया था ना, 1.1 होता है ना शायद, हाँ 1.1 होता है। डी नंबर चौथा, नहीं 0.75 होता है। सिलिकॉन का 1.1 होता है, सिलिकॉन का 1.1 होता है और जर्मेनी का 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। किस उपकरण का उपयोग दृष्टकारी के रूप में किया जाता है? दृष्टकारी के रूप में किया जाता है तो आपको संधि डायोड का प्रयोग किया जाता है दृष्टकारी के रूप में। और जब नंबर क्या है? दूरदर्शी में, हाँ दूरदर्शी में तो अभिदृष्टक लेंस बड़ा होता है, नेत्रिका लेंस चलायमान होता है ना। तो अभिदृष्टक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका की अपेक्षा कैसे होगी? अधिक हो जाएगी, क्योंकि अभिदृष्टक लेंस इसमें बड़ा होता है, इसलिए अधिक हो जाएगी। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इस तरह से आपकी परीक्षा दिन जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे मैंने सारे के सारे करा दिए आपको, और प्रत्येक का मैंने कोशिश किया रीजन बताने का कि क्यों होता है। इन सारी बातों की चर्चा हमने की है। आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को वो ज़रूर बताइएगा और पढ़िएगा ज़रूर, है ना। और ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए लड़कों। ध्यान दो, बहुत मेहनत लगी, पूरी रात कम से कम 1 घंटा तो 1.5 घंटा तो जग पे एक्स्ट्रा, 11 बज गया टाइम। तो पक्का पक्का लाइक कर दीनो, शेयर कर दीनो और सब्सक्राइब जरूर कर लीनो। तो यहीं तक तैयारी कराई जाइए अब चैनल में, ठीक है, आराम से बढ़िया। भाई कर भला तो हो भला, आप लोग भी हमारे मेरा भला कीजिए। अगर मैं आप लोग का भला कर रहा हूँ तो कम से कम इसी को बढ़ाइए मेरा, ठीक है। धन्यवाद, नमो नमः।